नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है ये मतलब पिछले एक हफ्ते में जितने भी वेस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, एक कनेक्टिंग लिंक जो बैठ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कंप्लीट सेशन बनाया है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, द सेशन इज़ अबाउट यूएस, चाइना, इंडिया, यूएई एंड ईरान। मैंने जानबूझ के इंडिया को बीच में रखा है यहाँ पे, बिकॉज इंडिया हियर्स फंक्शनिंग एज दी क्या कह सकते हैं, हम लोग बीच में है एक। ठीक है, बीच में ऐसा है कि हम लोग इस तरफ को भी देख रहे हैं, उस तरफ को भी देख रहे हैं, दोनों तरफ को हम लोग मैनेज कर चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि यूएई क्यों छोड़ा ओपेक। ठीक है, यूएई ओपेक छोड़ने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। सिर्फ एक कारण नहीं, तमाम सारे कारण हैं। बाद में यूएस चाइना जो फिर से जो अप्रोच हुआ, रीअप्रोचमेंट जैसे कह सकते हैं हम लोग, या इंटरनेशनल रिलेशंस के भाषा में इसको रैप्रोचमा कहते हैं, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्यों हुआ और वो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए कितना मायने रखता है, वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि मिडिल ईस्ट, यानी कि आई एम सॉरी, नॉट मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया हमारे लिए कितना मायने रखता है, एंड बियॉन्ड वेस्ट एशिया हमारे लिए क्या क्या स्टेक्स है, क्या क्या मतलब गोल्स है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। So let's start the session. Here I am Maxim Sinha and here's all about me. ठीक है, आप सभी को पता ही, मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। या वाई यूएई लेफ्ट ओपेक। ठीक है, ओपेक छोड़ने के पीछे का कारण तमाम सारे हैं उनका। फर्स्ट रीजन आता है, रीजन फ्लेक्सिबिलिटी, देन डाइवर्सिफिकेशन, देन ईरान वॉर, देन सऊदी अरेबिया 2030 विजन। ये मैंने लिखा है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज़ सऊदी अरेबिया 2030 विजन। ठीक है, अच्छा पहले देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ओपेक कंट्रीज़ जो है, जो जितनी भी ओपेक कंट्रीज़ है, उनका क्या होता है, एक सेट होता है, सेट गोल होता है कि आप दिन पर डे 3 मिलियन या फिर 3.5 मिलियन पर बैरल से ज़्यादा आप लोग वहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, और यूएई चाहता था कि आप वो इसको बढ़ाए जाए। ठीक है, यूएई वांट्स टू प्रोड्यूस एज मैनी एज मच एज 5 मिलियन बैरल पर डे। ये यूएई का मतलब गोल था। तो अगर जब तक वो ओपेक के अंडर है तब तक वो क्या करेगा, वो 3.5 या फिर वो जो थ्रेशोल्ड को वो क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो ये द फर्स्ट रीज़न है। द रीज़न इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, देन कम्स दी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, देखिए जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ है या फिर ओपेक कंट्री कहना सही नहीं रहेगा, ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़, ठीक है, उनका क्या है, वो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उनका। ठीक है, और यूएई को ये बात समझ में आ गया है कि ऑयल से दुनिया नहीं चल सकता। और ख़ास तौर पे कोई भी देश है, जो भी आप देश मान लीजिए, उनका अगर यूएई का एग्जांपल ले लीजिए, यूएई जो है वो अपने, अगर वो सिर्फ तेल के ऊपर निर्भर करके अगर अपनी इकोनॉमी चला रहा है, देन इट इज़ नॉट ए वाइज थिंग। ठीक है, तो उनको लगा कि बियॉन्ड ऑयल वी मस्ट गो। ठीक है, उनको ऑयल के बियॉन्ड भी कुछ देखना पड़ेगा। तेल के परे भी दुनिया है, इकोनॉमी तेल के परे भी बन सकता है। और हाल फिलहाल में तो ये चर्चा में आ रहा है कि ऑयल को भी रिप्लेस कर लेंगे, मतलब बाकी जितने भी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि, उनको ये लग रहा है क्या, उनको लगा ही है कि आप ऑयल के ऊपर निर्भर रहना सही नहीं रहेगा। ठीक है, एंड बिकॉज द फ्यूचर डजंट बिलोंग टू ऑयल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फ्यूचर बिलोंग्स टू समवन एल्स। ठीक है, द वन हु कैन थिंक बियॉन्ड, वर्क बियॉन्ड, परफॉर्म बियॉन्ड ऑयल। ठीक है, अच्छा एक और बात है, ईरान वार, ईरान अटैक यूएई। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तभी यूएई के ऊपर हमला कर दिया था ईरान ने अपने मिसाइल से। उसकी वजह से क्या, उनके अंदर एक मतलब गुस्सा सा आया। ठीक है, गुस्सा आना लाजमी बात है, और ये इसलिए आया कि हम साथ साथ रहते हैं, हम लोग सब ऑयल प्रोड्यूसिंग है, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद भी हमारे ऊपर ये अटैक हुआ। तो ये जो हमारा जो भाईचारा जो है, या फिर आपसी गठबंधन जो है, ये बस खोखला है, ये दिखाने के लिए है, हकीकत में नहीं है। तो ये वन ऑफ द ट्रिगरिंग पॉइंट था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मतलब हर कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, ये एक है, वो दैट इज़ सऊदी 2030 विजन, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। सऊदी अरब भी चाहता है कि वो भी ऑयल के परे जाए। सऊदी अरब चाहता है कि रियाद जो है, रियाद को एक हब बनाए। किस चीज़ का हब बनाए, बिजनेस हब, टूरिज़्म हब, जो भी है, मतलब द बेस्ट ऑफ दी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करे रियाद में, ताकि वहाँ पे आए, इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, जो भी हो, मतलब ऑयल के बाहर वो कुछ करना चाहता है। सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को मतलब ऑयल एडिक्शन से दूर रखे, डी एडिक्शन ऑफ ऑयल। ठीक है, ये एमबीएस का सोच है। तो यूएई भी उस राह पे चल रहा है। तो अभी देखा कि दुबई और
क्या कहते हैं, सॉरी दुबई का, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यूएई और सऊदी अरबिया के बीच में यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन सा आ गया, ठीक है। इसी फ्रिक्शन की वजह से यूएई को लग रहा है कि सऊदी अरबिया के साथ हमारा काइंड ऑफ कंपटीशन हो सकता है, एंड यूए ओपेक यहाँ पे एक ओपेक में रहना यहाँ पे नागवार है उनको। सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ नॉट स्पोकन बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया और कोई बतलाता नहीं, वो ये है सऊदी अरेबिया विजन 2030। ये एक मेन रीज़न है इसी जिसके वजह से सऊदी अरेबिया मतलब यूएई सऊदी अरेबिया से दूर जा रहा है और ओपेक से भी दूर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया से दूर इन द सेंस काइंड ऑफ कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो विजन है वो भी काफ़ी हद तक यूएई का जो विजन है उससे मेल खाता है। हम एमबीएस भी चाहता है कि सऊदी शुड नो लॉन्गर बी ऑयल डिपेंडेंट, ये जो तेल का जो नशा जो है एडिक्शन जो है इसको हटाना पड़ेगा, जो कि यूएई भी सोच रहा है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स वाई यूएई लेफ्ट ओपेक, ठीक है, जैसे मेन 4 मेन रीजन्स वाई यूएई लेफ्ट ओपेक। अब आते हैं ट्रम्प और शी जिनपिंग का जो मीट है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रम्प और शी जिनपिंग का मतलब क्या, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या महत्व है हमारे लिए, ठीक है। और जब मैं सर्च किया गूगल में कि कुछ फालतू चीज़ का कुछ चाहिए, देन मुझे मेरे सामने यही आया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो गया, ओके, एनीवेज जोक्स अपार्ट, अगर यहाँ पे देखें ट्रम्प का जो शी जिनपिंग के साथ मीट था, अगर वो यहाँ पे चीन का 3 डिमांड्स हैं और आपका यूएस का 3 डिमांड है। तो यूएस का डिमांड है बीफ, बीन, बोइंग, ठीक है। वो अपने बीफ को सेल करना चाहता है चाइना में, और सोयाबीन्स जो है वो भी सेल करना चाहता है, और दूसरा है बोइंग, ठीक है। इसीलिए तो इतने सारे वो क्या कहते हैं, एक्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, जो अपने यूएस कंपनी के जो मालिक जो है बोइंग कंपनी, यस हाँ, उन सब कंपनी के मालिक को वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। बोइंग यूएस ने प्लान किया था लगभग 550 बोइंग एयरक्राफ्ट बेचेगा, ठीक है, ये चाइना को चीन को बेचेगा, ठीक है। लेकिन बाद में कितने पे वो मतलब राज़ी हुए, दैट इज़ सेपरेट थिंग। और चाइना का 3T ऑफ चाइना, ताइवान, टैक एंड टेरिफ वॉर तो चल ही रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो चिप का जो चल रहा है वो तो सबको पता ही है। लेकिन अब ताइवान का जो यह बात है, चीन ने सीधी भाषा में यूएस को बोल दिया कि अगर आप लोग ताइवान को अगर आर्म करेंगे, इफ़ यू कीप ऑन आर्मिंग ताइवान देन वी विल ऑल्सो आर्म ईरान, ठीक है। यानी कि अगर यूएस अगर ताइवान की ओर झुक रहा है, ठीक है, तो चाइना भी अपने आप को ईरान की ओर जाने से नहीं रोकेगा। ये साफ सीधी बात है, ये शी जिनपिंग ने डंके के चोट पे कह दिया। और ये जो मीटिंग जो हुआ था, यहाँ पे समझ में आ रहा था कि ट्रम्प कितना नीचे गिर चुका है और शी जिनपिंग के पास एक अपर हैंड है। क्यों देखिए, जब एक राजा किसी देश में जाता है तो जिस देश में जा रहा है, जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, वो जाके मेहमान को रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प को रिसीव करने के लिए कौन गए थे? शी जिनपिंग वहाँ पे नहीं थे, शी जिनपिंग वॉज नॉट इन देयर। और ट्रम्प वहाँ पे मतलब देख के समझ में आ गया था, उसको बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ गया था वो कि कितना नीचे गिर चुका है वो, ठीक है, नीचे कितना गिर चुका है, ओके। और चीन के पास बार्गेनिंग करने के लिए क्या है? चीन के पास पावर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, चाइना हैज़ रेयर अर्थ मेटल्स टू शो सम पावर, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें एक बात है, मतलब चीन के जो बहुत पहले प्रेसिडेंट हुआ करते हैं डेंग जियाओपिंग, ठीक है, डेंग जियाओपिंग, उन्होंने कहा था कि इफ़ मिडिल ईस्ट हैज़ ऑयल देन वी हैव रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। और फ्यूचर जो है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु हैव रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि आपको पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स का यूटिलिटी कितना ज़्यादा है, हर जगह पे उसका है। टेक्नोलॉजी जो अभी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स के अलावा आप सोच नहीं सकते। सो चाइना के पास एक अच्छा अमाउंट में रेयर अर्थ मेटल्स है, और जिसकी वजह से चाइना इतना मतलब अपना एक अपर हैंड दिखा रहा है, ठीक है। और रही बात ट्रम्प और शी जिनपिंग का मीट जो है वो हमारे लिए कितना मैटर करता है, एंड दैट इज़ इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये फालतू का एक मीट था, ठीक है। वैसे भी यूएस के अंदर ये बात मतलब यूएस थिंक टैंक्स के अंदर ये मतलब है काइंड ऑफ गुस्सा भी कह सकते हैं, या फिर एक दुख भी है, या फिर पछतावा भी है कि
वो 70s के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में उन्होंने चाइना के साथ जो रीअप्रोचमेंट किया और उन्होंने चाइना को मदद की, चाइना की ग्रोथ में, ठीक है। और उन्होंने सोच रहे कि जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया था, आज वो हमें ही आँख दिखा रहा है, आज वो हमें ही चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो उस बात का एक मलाल यूएस के जो थिंक टैंक्स है उनके अंदर है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कहीं वो फिर से गलती ना कर रहे हैं। लेकिन इस बार यूएस का जो पोजीशन जो है वो चीन को हेल्प करने का नहीं है, वहाँ पे एक साझेदारी का बात आ रहा है, ठीक है। हेल्प करना और साझेदारी में काफ़ी अंतर है, ठीक है। सो एनीवेज दिस वाज अबाउट ट्रंप एंड शी जिनपिंग मीट, ठीक है। दैट इज़ यूएस चाइना एक्सिस। अब आते हैं द इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज़ इंडिया यूएई एंड बियॉन्ड। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई हो चुके हैं, ठीक है। यूएई होके वह सीधा निकल के यूरोप की ओर स्वीडन नीदरलैंड्स होके वापस आ गए, ठीक है। स्वीडन नीदरलैंड्स पे जो इंटरेस्ट है वो सभी तो आपको पता ही है, और उसके बाद मैं एक डिटेल से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। ये मेरा आपसे भी से वादा है। स्वीडन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बफोर्स गन वॉज फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। हमने स्वीडन से हमने उससे खरीदा था, लेकिन बीच में एक थोड़ा घोटाला हुआ, वो खैर वो हमारा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो yes they do sell some of the best equipments, ठीक है। तो एनीवेज दैट इज सेपरेट थिंग। अब आते हैं यूएई का। यूएई विल बाईपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक कनाल बना रहा है यूएई, ठीक है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज, बबल मंदेब, सुएज कनाल, ये सब जितने चोक पॉइंट्स हैं ना, ये इतने रिलायबल नहीं है, ठीक है। रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कभी भी कुछ हो सकता है। ये तीनों जो जगह है, बबल मंदेब, बाद में आपका सुएज कनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे एक सिक्योरिटी का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। कभी भी जंग छिड़ सकता है, ठीक है। कभी भी मतलब अटैक हो सकता है। हाउतीज और भी जितने भी रेबल्स है उनका वहाँ पे एक दबदबा रहता है, ठीक है। और हाल फिलहाल में देख हमारा आई थिंक कैरियर वेसल भी डूब गया था, ठीक है। तो ये रिस्क रहता है। तो यूएई ने क्या प्लान किया कि यूएई ने एक मतलब टनल बनाया, ठीक है। एंड दैट टनल विल बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और साथ साथ ओमान भी एक प्लान कर रहा है, ओमान डायरेक्ट ओमान से इंडिया में एक टनल बनाने का, ठीक है। 3 किलोमीटर अंडरनीथ दी ओशन, मतलब समंदर के 3 किलोमीटर नीचे से होकर वो आएगा, ठीक है। दैट इज सेपरेट थिंग, वो काफ़ी इट विल टेक मच ऑफ टाइम, ठीक है। हालांकि प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। और यूएई और इंडिया के बीच में एक पैक्ट हुआ, देयर इज स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन ISPRL, दैट इज इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, एंड एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ठीक है। देखिए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन से याद है, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, ठीक है। किसके पास कितना रिजर्व है? इंडिया के पास लगभग 70 डेज़ का रिजर्व है एज ऑफ नाउ, ठीक है। चीन के पास लगभग 200+ डेज़ का रिजर्व है। तो ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। 70 डेज़ मतलब क्या? मतलब मुश्किल से 2 महीना, तो 2 महीने का रिजर्व से लेके अगर हम लोग जाएंगे, और हमारा जो एडवर्सरी जो है चाइना, ठीक है, जो कि 200 दिन का रिजर्व लेके बैठा हुआ है, सो कुछ तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है। हालांकि उनका जो पोजीशन है हमसे काफ़ी दूर है, जियो स्ट्रेटेजिकली दे आर नॉट एज एडवेंटेजियस एज इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल, ठीक है। तो यूएई और इंडिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हुआ, एंड दैट इज, ये एग्जाम में भी पूछ सकते, इट इज ISPRL एंड एडनॉक, ठीक है। अच्छा, हाल फिलहाल में ब्रिक्स मीटिंग हुआ। ब्रिक्स समिट में एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे जयशंकर साहब बैठे हुए थे, उनके साथ एक तरफ से ईरानियन मिनिस्टर और दूसरी तरफ से यूएई की मिनिस्टर। ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, जहाँ पे दो मतलब वॉरिंग स्टेट को एक साथ बिठा के बात करना, ठीक है। तो ये सब पोटेंशियल जो है ना, सिर्फ इंडिया के पास ही दिखता है। दुनिया के और कितने भी किसी भी कंट्रीज़ को आप ले लीजिए, किसी के पास भी नहीं दिखता। ये जितने भी सुपर पावर कर रहे हैं, अगर सच में देखा जाए, ठीक है, आई एम थोड़ा सा मैं टॉपिक सेट के बोल रहा हूँ, जितना भी देखा जाए कोई भी सुपर, आज की दुनिया में अगर मुझसे कोई पूछे कि सुपर पावर कौन है, कोई भी सुपर पावर नहीं है। इट यूज टू बी USA बट नॉट नाउ। वाई? एक सुपर पावर का लीडर ऐसा गधा नहीं होता, ठीक है। आप देख लीजिए, ये ईरान वार में जो चल रहा है अभी फिर से रिज्यूम हो सकता है। अभी एक टेम्प्रेरी पॉज के जैसा है। इट लास्टेड फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने तक US जैसा देश, ठीक है, जिसका आर्मी इतना स्ट्रांग है, जिसका नेवी इतना स्ट्रांग है, जिसका एयरफोर्स इतना स्ट्रांग है, ठीक है, वो एक ईरान जैसा देश, एक दूसरा देश, उसके साथ वो अटक के रह गया। इट इज़ नथिंग बट रेपुटेशनल लॉस। कौन सा सुपर पावर का ये हाल होता है, आप मुझे बताइए। कौन सा सुपर पावर का ये हाल होता है कि ईरान जैसे देश के साथ
अटक के रह जाए। समझे आप? तो ये ऐसा बात है। अगर सचमुच में आप देखा जाए तो फिलहाल अभी देश में दूसरी दुनिया में कोई भी सुपर पावर नहीं है। इट यूज टू बी यूएसए, बट जब से ट्रंप आया, ट्रंप छोड़ दिया, ट्रंप से पहले बाइडन भी जो आया था, इनको देख के लगता नहीं कि ये एक सुपर पावर के मतलब देख रेख करने वाले लोग हैं। क्यों? नेपोलियन का एक कहावत है, नेपोलियन ने एक बात कहा था कि अगर एक कुत्तों का जो झुंड है या फिर एक फौज है, उसको अगर शेर लीड करे तो वो जो कुत्ते जो है ना वो शेर की तरह लड़ेंगे। ठीक है? या और ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक कुत्ता अगर एक शेर के झुंड को अगर लीड करे तो वो जो शेर है ना वो कुत्ते की मौत मरेंगे। ठीक है? तो यूएस का एक अच्छा सा रेपुटेशन है। ये वो देश है जो अपने देश के बाहर जाके लड़ता है, जीतता भी है और दुश्मन के सीने में खौफ डाल के आता है। ठीक है? ये वो मुल्क है। आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए। लोगों को क्या होता है, जब कोई भी देश युद्ध में जाता है तो उसका एक लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ सोल्जर लॉस होता है। यूएस क्या होता है, उसका गेन हुआ है। नो डाउट कुछ काफ़ी सोल्जर्स उसके मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उसका लॉस नहीं हुआ कभी भी। इसीलिए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो यूरोप को पैसा दे रहा था कि अपना इकोनॉमी रिवाइव करो, उतना पैसा है उसके पास। ये एक सुपर पावर का सिम्टम है। लेकिन अभी वो सुपर पावर क्या हो रहा है, ईरान के साथ रुक गया। ईरान ने उसको ठोक डाला, वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज दे हैव लीडर्स लाइक ट्रम्प। ठीक है? ऐसे गधे जाके उस देश को चला रहे हैं और ये हाल है उनका, जिसको पैसे के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। एंड ईरान वॉर से क्या नतीजा आउटकम आया? अगर द फर्स्ट आउटकम इज दैट रेपुटेशनल ट्रिमेंडस रेपुटेशनल लॉस ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस। यूएस एज अ नेशन उसका एक रेपुटेशनल लॉस हुआ है। ठीक है? तो सुपर पावर, अगर आप रशिया को अगर बोलेगी सुपर पावर, आई डोंट एग्री। यूक्रेन के साथ रुक गया है, 4 साल हो गया है उसका जंग चल रहा है अभी तक। अगर आप चाइना को बोलेंगे सुपर पावर, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपर पावर कौन होता है? जिसका मिलिट्री माइट हो और उसका जो आर्थिक स्थिति हो जो मजबूत हो। चाइना का कौन सा मिलिट्री माइट है? ऐसा कौन सा उसने तीर मार दिया है? कुछ तो नहीं किया आज तक। ठीक है? 2020 में हम गलवान में हमारे साथ उनका क्लैश हुआ था। आप देख लीजिए कैजुअलिटी का साइड, पहले उन्होंने शुरू किया था और कैजुअलिटी किसको ज़्यादा उठाना पड़ा। वियतनाम वॉर के बाद, आफ्टर वियतनाम वॉर, देयर इज़ नो एनी वॉर दैट चाइना हैज़ फॉट। ठीक है? और वियतनाम वॉर में उससे जो ऐसा कोई झंडा गा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है? और उसका जो जितने भी डिफेंस क्या कहते हैं टॉप नॉच डिफेंस लीडर्स है, डिफेंस मिनिस्टर्स है, उनको तो एक के बाद एक शी जिनपिंग उनको निकालते जा रहे हैं घोटाले के केस में। ठीक है? सो एज ऑफ नाउ इन माई ओपिनियन देर इज द सिंगल सुपर पावर इन दिस कंट्री, सॉरी इन दिस वर्ल्ड, सॉरी मेरी कंट्री क्या बोल, इन दिस वर्ल्ड कोई भी सुपर पावर नहीं है। ठीक है? एंड द रीज़न मैंने बोला। एनीवेज, कमिंग बैक टू टॉपिक, ईरान इज़ मोर लीनियंट टुवर्ड्स इंडिया फॉर ऑयल ट्रेड देन विद चाइना। हाँ, ये एक बात तो सही है। तेल के मसले में देखिए, ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर जो आया था, फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस में, यस फॉरेन मिनिस्टर इट वाज, यस, मैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने जो बयान दिया, ठीक है, उस बयान से ये दिखता है कि वो इंडिया की ओर काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है? दे आर मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया देन चाइना। ठीक है? और उसी साथ उसी रूम में एक ईवीई मिनिस्टर भी थे जो इंडिया को अप्रोच कर रहे थे। ठीक है? तो ईवीई और ईरान का जो रवैया है हिंदुस्तान के लिए, वो काफ़ी मतलब एक भाईचारा का जैसा दिखता है। भाईचारा इन द सेंस एक पॉजिटिव दिखता है, यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखता है। दे आर अप्रोचिंग अस विद पॉजिटिव नेचर। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं दूसरा जो है मेडिटेरेनियन क्वाड। मेडिटेरेनियन क्वाड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे इसराइल, ग्रीस, साइप्रस प्लस इंडिया। ठीक है? यहाँ पे 3 देशों ने मिला के बनाए और इंडिया को उन लोग इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए। अच्छा, इंडिया का भी यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है मेडिटेरेनियन में। क्यों? क्योंकि जब जब तुर्की, ठीक है, अपना इस्लामिक एंगल दिखा के, इस्लामिक रेपुटेशन दिखा के हमारे इस्लामिक एडवर्सरीज जो है, जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव्स, ठीक है, बांग्लादेश, कंगलू, इन्हें है तो तीनों ही कंगलू हैं, इन तीनों का जब वो फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्दन दबोचते हैं। उसका चिकन नेक कहाँ पे? उसका चिकन नेक है साइप्रस में। ठीक है? तो हमारा एक साइप्रस के साथ अच्छा एक कनेक्शन बैठता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इजराइल, ग्रीस, साइप्रस के साथ अगर इंडिया मिलकर एक क्वाड बनाए, ताकि बिकॉज वी कैन थ्रॉटल, उसको दबा के अच्छे से दबोच सके टर्की को। ठीक है? और ये तो एक मतलब एक आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट है आपका आईमैक, सॉरी, हाँ, दूसरा है आईमैक, मिडल ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है? आईमैक के लिए, जो आईमैक यहाँ से होकर सीधा जाता है पूरा यूरोप तक एंटर करता है। इसमें इटली का भी
इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इटली भी है और भी बहुत सारे, मेनली हाँ मेनली यहाँ पे इटली का इंटरेस्ट है, क्योंकि जो आईमैक जो है वो मिडिल ईस्ट से होकर यानी कि वेस्ट एशिया से होकर इटली तक कनेक्ट होता है। तो ये मेडिटेरेनियन क्वाड है जो हमें बनाना चाहिए। और ये जो इस्लामिक नेटो का जो गिदर भपकी दे रहा है, ठीक है, तो इस्लामिक नेटो किससे बनाएंगे, ये टर्की किससे बनाएंगे? इनका जो एंटायर इकोनॉमी जो चलता है वो नॉन इस्लामिक कंट्री से चलता है। इनका जो वेपन लॉबी है, वेपन इंडस्ट्री जो है वो नॉन इस्लामिक कंट्री से बनता है, ठीक है। एक तो आप नॉन इस्लामिक पीपल लोगों से, कंट्रीज से आप वेपन्स लेंगे, पैसा कमाएंगे, और उन्हीं के खिलाफ आप बगावत करेंगे। ये टर्की जो है, ये एर्दोगान और बाकी जितने भी ये इस्लामिक नेटो का जो चूरन बांट रहे हैं ना, इनके खून में बेईमानी छुपा है, ठीक है। और ये इस्लामिक नेटो है, ये चलने वाला नहीं है, ठीक है। वो जो नेटो का जो मतलब एक्चुअल जो नेटो है, नेटो को देख के ये लोग बंदर नाच कर रहे हैं। इसे मतलब उस नेटो में इस नेटो में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। उनका एक विजन था, काफ़ी पुराना था। उनके जो पार्टनर्स जो थे, फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, उनमें उनके पास एक विजन था। इसके पास क्या विजन है? खलीफा बनने का। इसके अलावा कुछ विजन है ही नहीं उसके पास। तो एर्दोगान सठिया गया है, सीधी बात, ठीक है। सो ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज़ विजन, ओके, बियॉन्ड मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया आप कह सकते हैं। और अभी जो है हमारे मोदी जी यूरोप में गए हैं। यूरोप में जो क्यों गए हैं वो तो आप सभी को पता है, तब भी मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा इन डिटेल्स में कि स्वीडन, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, यहाँ पे हमारा क्या इंटरेस्ट बैठता है। और आप लोग देख चुके हैं कि जब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में गए, आप यूएई मान लीजिए या फिर ये कंट्रीज में, तो आप देख रहे हैं कि उनको एस्कॉर्ट करने के लिए F-16 भेजा गया। ट्रम्प के केस में क्या हुआ था? उनका चीन का प्रेसिडेंट तक भी नहीं गया, ठीक है। एक राजा को एक और राजा जाके रिसीव करता है, वो भी नहीं हुआ। बजाय उल्टा इसके शी जिनपिंग ने उसको थुसाइडाइटिस ट्रैप का याद दिलाया, ठीक है। आप सभी को पता है, आप लोग जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता होगा थुसाइडाइटिस ट्रैप क्या है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, ये मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड देखते रहिए लर्न विद मैक्सिम सिन्हा, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।